हेलो एवरीवन, एमसीक्यू सीरीज़ का नया लेक्चर। इस एमसीक्यू सीरीज़ में बाकी एमसीक्यूज की तरह 10 एमसीक्यू और हर एमसीक्यू के साथ एक्सप्लेनेशन, हर एमसीक्यू के साथ एमसीक्यू की बैक स्टोरी, थोड़ा सा टॉपिक कवरेज। ठीक है, पूरा डिटेल में टॉपिक नहीं हो पाएगा क्योंकि छोटी सी वीडियो बनानी होती है। छोटे से टाइम में जितना डिस्कस हो पाएगा उतना डिस्कस करेंगे बिना किसी और चीज़ के। बाकी सब कुछ आपको पता ही है। तो लेक्चर शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन सा पहले शहरीकरण से संबंधित नहीं है? ठीक है, टाउन प्लानिंग, सिटाडेल, डिफेंस वॉल्स, कॉइन्स, नगर शास्त्र, सिटाडेल्स, रक्षा दीवारें, या सिक्के। इस सवाल का उत्तर देने से पहले तो ये पता होना चाहिए कि पहला शहरीकरण था कब, पहला शहरीकरण था क्या। ठीक है, तो जिसको पहला शहरीकरण नहीं मालूम उसको आंसर भी नहीं मालूम। सिंपल सी बात है। पहला शहरीकरण देख लो पहले क्या है ना। पहला शहरीकरण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है पहला शहरीकरण? सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। पहला शहरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा शहरीकरण महाजनपद है, 6th सेंचुरी बीसी। चलो उत्तर दो। टाउन प्लानिंग, सिटाडेल, डिफेंस वॉल्स, कॉइन्स। पॉज करो, उत्तर लिखो। उत्तर है सिक्के। सिक्के काफी बाद में आए, सिंधु घाटी सभ्यता के काफी बाद आए सिक्के। ठीक है, काशरपाण से शुरुआत होती है, फिर सिक्कों का धीरे धीरे विकास होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अगले सवाल पे आएंगे सीधा। 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? हु वॉज द रूलर ऑफ मेवाड़ एट द टाइम ऑफ अकबर्स अटैक ऑन चित्तौड़ इन 1567 टू 68 AD? इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करेंगे, देखना। इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करेंगे। पॉज करो, आंसर बताओ, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा अमर सिंह। बताओ, पॉज करो, आंसर बताओ। आंसर है राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप नहीं है। ठीक है, बहुतों ने महाराणा प्रताप लगाया होगा पॉज करके। है महाराणा अकबर, जहां अकबर का नाम देखा महाराणा प्रताप। भाई अकेले महाराणा प्रताप ही कंटेस्टेंट नहीं थे उस एरिया में। ठीक है, और भी रूलर्स थे जिन्होंने अकबर की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करा था, जो अकबर को अपना राजा मानने के पक्ष में नहीं थे। और भी राजा थे महाराणा प्रताप के अलावा। ठीक है, याद रखा करो। और लोकल हिस्ट्री का जिस प्रकार से विकास हुआ है, जिस प्रकार से उदय हुआ है कुछ समय में, उस पर उसकी वजह से लोकल हिस्ट्री से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती जा रही है। तो इसलिए, और अकबर मुगल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है अभी, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चित्तौड़ और अकबर का जो कंटेस्टेशन है, जो लड़ाई है चित्तौड़ और अकबर की, उसको कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। द साउथ इंडियन सिटी फेमस फॉर इनले वर्क ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड वॉज? मध्ययुगीन काल के दौरान इनले कार्य के लिए प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय शहर कौन सा था? कौन सा था? तंजौर, बीदर, बीजापुर, हम्पी। बताओ, तंजौर, बीदर, बीजापुर, हम्पी। थोड़ा सा एक्सपर्टाइज्ड क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो आपको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। रूटीन बुक्स में नहीं मिलता क्योंकि ऐसे सवाल, और इसीलिए ऐसे सवाल जो हैं नेट का PYQ है वैसे ये। ठीक है, ऐसे सवाल किताबों में इसलिए नहीं मिलते, पर कभी कभी PYQ डायरेक्ट उठा के एग्जाम में दे देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ डाला है मैंने। कई बार क्या PYQ उठा के सीधा क्वेश्चन में आ गया। हिस्ट्री में क्योंकि क्वेश्चन घुमाने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए कई बार क्या करते हैं, पुराने क्वेश्चन ही उठा के सीधे के सीधे वैसे ही दे देते हैं। इसलिए क्वेश्चन यहाँ डाला, और कोई सेंस था नहीं इसको यहाँ डालने का। ठीक है, मध्ययुगीन काल के दौरान इनले कार्य के लिए प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय शहर कौन सा था? जितने भी मध्ययुगीन काल के ट्रैवलर थे हमारे, नूनी, जोर, डबंगो, पियाजू, ठीक है, विजयनगर में जितने भी आए थे, या बहमनी के टाइम जिनको भी मेंशन किया है, ठीक है, मिडिवल टाइम के जितने भी ट्रैवलर्स वगैरह थे, सब ने इस शहर के बारे में लिखा है। सब ने शहर की बहुत तारीफ की है, यूरोपियन सिटीज से इसको कंपेयर किया है। ठीक है, आंसर तंजौर। ठीक है, एज इट इज याद रख लेना, कुछ ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है आंसर में। अगले प्रश्न पे आते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पेशवास? निम्नलिखित पेशवाओं का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? सही कालानुक्रमिक अनुक्रम जानना है तो आपको मराठा पढ़े होने चाहिए। मराठा पढ़े होने चाहिए तो, और मराठा पढ़े होंगे तो एकदम सही सही आंसर आ जाएगा। नहीं तो दिन भर बैठे रहोगे इसी में खेलते रहोगे, 1 2 3 4 4 3 2 1 2 1 3 4 इसी में खेलते रहोगे, ठीक है। दिन भर बैठे रहोगे, आंसर नहीं बनेगा, फिर मारोगे तुक्का। देखो हिस्ट्री में तुक्के मारने हैं तो हिस्ट्री में तुक्के मारने के लिए भी पढ़ा होना चाहिए, है ना। ऐसे कुछ भी तुक्का नहीं मारा जाता इतिहास में। हिस्ट्री है, साइंस नहीं है, कुछ भी तुक्का मार दोगे, ठीक है। पढ़ा लिखा तुक्का मारना होता है। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव माधवराव, बताओ। जिसने मराठा इतिहास को पढ़ा होगा थोड़ा सा भी तो पता होगा कि पेशवाओं की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी मराठा हिस्ट्री में, ठीक है। बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, माधवराव, सब एक से बढ़कर एक पेशवा, सबकी अपनी अपनी अहमियत है मराठा इतिहास में, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ। वीडियो पॉज करके आंसर बताओ, क्या है आंसर? आंसर सबसे पहले आएंगे बालाजी विश्वनाथ, सबसे पहले पेशवा 1713 से 20, ठीक है। उसके बाद आएंगे बाजीराव प्रथम 1721 से 30, फिर आएंगे बालाजी बाजीराव, सॉरी 30 नहीं 40, 1740 से 61, फिर आएंगे माधवराव 1761 से 72, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के समय पर घटित सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी? फर्रुख सियार। कौन सी घटना? फर्रुख सियार। जब मुगल्स अपने ऑल टाइम वीक के आसपास थे, ठीक है। सैयद भाइयों की मदद बालाजी विश्वनाथ के द्वारा फर्रुख सियार को हटाने में, ठीक है। बाजीराव द प्रथम सब लोग फैमिलियर है, बाजीराव मस्तानी, वो वाले बाजीराव हैं ये, अपने जीवन में कभी ना हारने वाले। इनके बारे में एक ऑथर ने ये भी लिखा था कि बाजीराव मरे भी उसी तरह जिस तरह से वो जिए हमेशा, ठीक है। ऐसी थी बाजीराव की जीवन कथा, अपने जीवन में कभी नहीं हारे बाजीराव, ठीक है। अगले पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से 61, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के टाइम इनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कोई मत भूलना, वाटरशेड मोमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। 1761 डेट्स के साथ याद रखना। 1761 तीसरा बैटल ऑफ पानीपत। माधवराव के टाइम पे किसको याद रखना है? रघुनाथ राव को। क्यों? क्योंकि रघुनाथ राव ने उस समय से साजिशें चालू कर दी थी पेशवा बनने की, ठीक है। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ याद रखना, इनके क्रोनोलॉजिकल पीरियड, इनके टाइम की इंपॉर्टेंट इवेंट्स, सब कुछ याद रखना, ठीक है। माधवराव के टाइम से क्या चालू हो गया था? रघुनाथ राव का षड्यंत्र रचना चालू हो गया था। क्यों? क्योंकि रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पा रहे थे तब, ठीक है। रघुनाथ राव को पेशवा बनने के लिए फिर बाद में क्या करना पड़ा? नारायण राव की हत्या करवानी पड़ी, शनिवार वाड़ा इंसिडेंट, ठीक है। नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना एक बार शनिवार वाड़ा क्या था। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1595-96 में मुगल मनसबदारों को किस में वर्गीकृत किया गया था? किस में मतलब कितने ग्रुप्स में वर्गीकृत किया गया था, कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया था 1595-96 में? बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। एनटीए को तुम्हारा सर घुमाना हुआ ना, ऐसे 5-8 क्वेश्चन डाल देंगे, जो क्वेश्चन आते होंगे वो ही भूल जाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए हर बार एमसीक्यू सेशन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे ले आता हूँ जिससे कि थोड़ा दिमाग घूमे, ठीक है। दिमाग घूमेगा तो दिमाग चलेगा तो अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, ठीक है।
तो इसलिए आंसर दो, चलो पॉज करो, आंसर दो जल्दी। 1595-96 में मुगल मनसबदारों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था बताइए? 6 ग्रुप, 5 ग्रुप, 4 ग्रुप, 3 ग्रुप, बताइए। उत्तर 3 ग्रुप, ठीक है। 3 रैंक्स थी, मनसबदार, जत और सवार का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पढ़ लेना सब कुछ, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएगा, अलग वीडियो चाहिए जज सवार मनसबदारी के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन पर पूरा एक वीडियो बन जाएगा 20 मिनट का अगर मैं चाहूंगा तो, ठीक है। क्योंकि बैटल्स इतने, चारों बैटल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं इंडियन हिस्ट्री के। उसमें से एक बैटल का नाम श्योर है कि नहीं सुना होगा बहुत लोगों ने, बहुत लोग, किसी ने नहीं सुना होगा जो वीडियो देख रहे होंगे। मैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनें। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज योर आंसर्स फ्रॉम द कोड बिलो। लिस्ट 1 बैटल्स, लिस्ट 2 ईयर ऑफ द बैटल, ठीक है। राजमहल की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, खानवा की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई, ठीक है। 1527, 1529, 1556, 1576। देखो, मिलान करने वाले सवालों में सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है? मिलान करने वाले सवालों में सबसे बड़ा फायदा रहता है कि अगर दो तीन भी अगर हमें पता है, 2-3 नहीं 2 ही पता है, तो कई बार ऐसा होता है कि 2 से ही आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ अगर देखें तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत तो सबको मालूम ही होगा, अकबर और हेमू वाला, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई तो सबको याद होगी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। अगर इतना भी नहीं याद है तो भैया पढ़ना शुरू कर दो, बहुत चिंता की बात है अगर इतना भी नहीं मालूम है तो। दूसरी पानीपत की लड़ाई नहीं मालूम है तो, दूसरी पानीपत की लड़ाई नहीं मालूम है तो भैया बहुत चिंता की बात है। बादाम बादाम खाना शुरू करो गला के, पढ़ाई शुरू करो। और है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। अब देख लो बी का थर्ड कहाँ है? बी का थर्ड ए में है और बी का थर्ड डी में है, तो बी और सी तो यहीं कैंसिल हो गए, ठीक है। बी और सी पे ध्यान नहीं देना। बैटल ऑफ राजमहल, इस पर मैं बाद में आऊँगा। देखो, बाबर के अगर पढ़ा है, बाबर को अगर पढ़ा है तो बैटल ऑफ खानवा भी पढ़ा होगा और बैटल ऑफ घाघर भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो खानवा पहले लड़ा था उन्होंने या घाघर पहले लड़ा था बाबर ने? 1527 बाबर के जीवन का भारतीय सरजमी पे दूसरा बैटल, बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। खानवा का युद्ध, राणा सांगा, ठीक है। राणा सांगा और बाबर का युद्ध भारतीय सरजमी पर लड़ा गया, बाबर के द्वारा दूसरा युद्ध। भारत मतलब आज के भारत की बात कर रहा हूँ, उस समय की भारत की बात नहीं कर रहा, नहीं तो कमेंट में कीबोर्ड युद्ध शुरू हो जाए, सर गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है। कीबोर्ड योद्धाओं उंगली थाम लो, है ना। भारत, आज के भारत की सरजमी पर लड़ा गया बाबर का दूसरा युद्ध, ठीक है। अखंड भारत की सरजमी पर नहीं। चलो, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529। देखो, राजमहल बैटल की बात क्यों कर रहा था? क्योंकि राजमहल जो है ना, मुझे पता नहीं पढ़ा होगा किसी ने राजमहल, मैं बताता हूँ क्यों नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि राजमहल बैटल जो है, पहले आंसर देख लेते हैं डी। बैटल ऑफ राजमहल जो है, उस बैटल के बाद बंगाल कुछ समय के लिए मुगल्स के अंडर आया था, ठीक है। बंगाल जो है कुछ समय के लिए मुगल्स के अंडर आया था। बंगाल सूबा जो रहा है वो हमेशा आज़ाद ही रहा है, वो हमेशा आज़ाद रहा है। चाहे वो गौड़ हो, गौड़ के बाद गौड़ डायनेस्टी, तुगलक के टाइम पे खिलजी आए थे जब, ठीक है। खिलजीस के बाद भी आज़ाद ही रहा। सेन डायनेस्टी, ठीक है, सेना डायनेस्टी, खिलजीज आए, खिलजीस के बाद एक और डायनेस्टी है जो आप लोग नहीं पढ़ते, रूटीन बुक्स में है नहीं क्योंकि उनके बारे में इतना। बैटल ऑफ राजमहल जो होता है वो होता है कुर्रानी डायनेस्टी की वजह से, ठीक है। कुर्रानी वंश की वजह से, कुर्रानी वंश से लड़ाई होती है मुगल्स की।
कुर्रानी वंश से लड़ाई होती है मुगल्स की। मुगल्स में भी अकबर अपने बैटल ऑफ राजमहल से पहले एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ कटक। कटक का समझौता होता है, ठीक है। कटक के समझौते में जो बची खुची पूरा बंगाल बिहार सारा दे दिया था जो आखिरी कुर्रानी शासक थे उन्होंने, ठीक है। जो आखिरी कुर्रानी शासक थे उन्होंने अपना पूरा ट्रीटी ऑफ कटक में पूरा मुगल्स को दे दिया था। पर कटक की संधि के बाद भी वापस से लड़ने का ट्राई करते हैं वो लोग, और फिर लड़ाई चलती है मुगल्स और कुर्रानी के बीच में, ठीक है। बैटल ऑफ राजमहल में पूरा 20-25 मिनट का वीडियो बन सकता है अलग से, कभी समय रहा तो बैटल ऑफ राजमहल अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग बैटल था, क्योंकि इस बैटल के बाद बंगाल मुगल्स के अंडर आ गया था और फाइनली बंगाल की इंडिपेंडेंस 150-200 साल के लिए ख़त्म हो गई थी। बाद में लेटर मुगल्स आते आते बंगाल फिर से अलग हो गया अलीवर्दी खान के समय पे, ठीक है। तो बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता हमेशा बनाए रखी, फिर चाहे वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर। चलो, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्टि मार्ग वॉज फाउंडेड बाय, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हाँ, ऑप्शंस देख के कंफ्यूजन हो सकता है। जिस किसी ने भक्ति मूवमेंट अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें भी वैष्णविज्म वाला कल्ट अच्छे से पढ़ा होगा, कृष्णा वर्षिप पढ़ी होगी, वो बता देगा क्वेश्चन। चलो पॉज करो, आंसर बताओ। सॉरी। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताओ। चैतन्य, श्री वल्लभाचार्य, रामानंद, निम्बर्क। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर है श्री वल्लभाचार्य। भक्ति मूवमेंट से एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो भक्ति मूवमेंट छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। जो सोच रहे हैं कि भक्ति मूवमेंट छोड़ के चले जाएंगे, फ्री के 4 नंबर छोड़ के जा रहे हो, बात मानो, ठीक है। बहुत इजी टू ग्रैब, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं 4 नंबर। जो कर सकते हैं वो करो, बाकी आपकी मर्जी है। 4 नंबर फ्री के देने, एग्जामिनर को दे दो। आंसर श्री वल्लभाचार्य है, ठीक है। आगे अगर हो सका तो भक्ति मूवमेंट पे एक लेक्चर ही बनाएंगे। द पोस्ट ऑफ दीवाने मुख्तराज वॉज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान? दीवाने मुस्तकराज का पद निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके द्वारा बनाया गया था? बताइए, दीवाने मुस्तकराज किसने बनाया था? देखो, मिडिवल इंडिया जब भी पढ़ो ना, मिडिवल इंडिया में कुछ चीजें याद रखना। रूलर्स के टाइटल्स, रूलर्स के द्वारा बनाए गए ऑफिस, रूलर्स के द्वारा बनाए गए टैक्सेस, बिल्कुल नहीं भूलने। ऑप्शन देख लो, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, रजिया, इब्राहिम लोदी। बताओ। थोड़ा सा भी आइडिया भी होगा ना मिडिवल इंडिया का, तो ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, रजिया, इब्राहिम लोदी। पॉज करो, आंसर दो। चलो पॉज करो, आंसर दो। अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, रजिया, इब्राहिम लोदी। मैं बोला मिडिवल इंडिया का थोड़ा सा भी आइडिया होगा, आंसर आ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी है आंसर। अलाउद्दीन खिलजी एक टाइप से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए राजा बने थे। कभी कभी तो लगता है थोक में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे, थोक में रिफॉर्म्स करे हैं, ठीक है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, चाहे वो मार्केट रिफॉर्म्स हो। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड एक सवाल और आएगा आगे, वो भी करिएगा। मार्केट रिफॉर्म्स हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, रिफॉर्म्स के बेताज बादशाह अगर इनको बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। रिफॉर्म्स के बेताज बादशाह अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी। चलो अगला सवाल। रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज मेड विद द, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके साथ बनाई गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके साथ बनाई गई थी? जमींदारों के साथ, कृषकों के साथ, गांव की जो कम्युनिटीज होती है उनके साथ, या मुकद्दम्स के साथ? बताओ। जमींदार, कृषक, या गांव की जो कम्युनिटीज होती हैं, या मुकद्दम्स? देखो, मॉडर्न इंडिया में जब आओगे, मॉडर्न इंडिया जब पढ़ना शुरू करोगे, तो मॉडर्न इंडिया में एक चीज़ बिल्कुल मत भूलना, लैंड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। लैंड पॉलिसी बिल्कुल नहीं भूलेगा कोई भी, याद रखेंगे सब लोग। जमींदार, कल्टिवेटर, विलेज कम्युनिटीज, मुकद्दम्स। बताओ, चलो पॉज करो, आंसर दो। रैयतवाड़ी सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, किसके टाइम में आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, नहीं भूलेगा कोई। लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंट्रोड्यूस किसने किया था रैयतवाड़ी सेटलमेंट? इट वाज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो। कहाँ किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी। चलो याद हो गया, आगे बढ़ो, आंसर दो। जमींदार, कृषक,
विलेज कम्युनिटीज या मुकद्दम्स, बताओ चलो। आंसर कृषक, सीधा कृषकों के साथ भू राजस्व व्यवस्था तय की गई थी। अब भू राजस्व किस तरह से डिसाइड होता था, भू राजस्व किस तरह से लिया जाएगा, भू राजस्व लिया जाएगा जमीन के क्षेत्रफल के अनुसार, ना कि आपकी उपज के अनुसार। उपज से हटके ध्यान चला गया था क्षेत्रफल पे, ठीक है। भू के जितनी भी आपके पास जितने भी भू के आप भूस्वामी होंगे, आपके क्षेत्रफल के जरिए आपका राजस्व निर्धारित किया जाएगा और सीधा कृषकों से राजस्व वसूला जाएगा। कोई भी मिडिल मैन नहीं रहेगा बीच में, ठीक है। कृषकों को एक तरह से मालिकाना हक दिया गया, वहां पे परमानेंट सेटलमेंट वाली गलती नहीं की। जिस तरीके से जो गलती परमानेंट सेटलमेंट में की थी वो गलती यहां दोबारा नहीं की गई, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे पता है बहुत लोग गलत करेंगे। Who remarked in 1834 that the bones of the cotton weavers are bleaching the plains of India? 1834 में किसने टिप्पणी की थी कि कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानी इलाकों में विरंजन कर रही हैं? बताइए। लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन रॉय। मुझे पता है बहुत लोग गलती करने वाले हैं, इसलिए ये सवाल डाला है यहाँ पे। 1834 में किसने टिप्पणी की थी कि कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानी इलाकों में विरंजन कर रही हैं? भारत के कपास बुनकरों की जो समस्याएं थी, भारत के कपास बुनकरों की जो स्थिति थी, वो किसी से नहीं छुपी थी। जो ब्रिटिश सरकार के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी ऊपर तक अपनी बात पहुंचाई थी कि कपास बुनकरों की हालत कुछ अच्छी नहीं है। बट उस समय पे हालात ही ऐसे थे कि ब्रिटिश सरकार भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, या उन्होंने उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। इसी कड़ी में ये रिमार्क करा गया था और बड़ा महत्वपूर्ण रिमार्क था, ठीक है। पॉज करो, आंसर दो। जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप लोग, जिनको नहीं मालूम वो ज़रूर चौंकेंगे, जिनको मालूम है उनका तो ठीक है, जिनको नहीं मालूम वो ज़रूर चौंकेंगे कि ये इंसान कैसे रिमार्क दे सकता है। पॉज करो, आंसर बताओ। आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1834 में रिमार्क दिया था। लास्ट ईयर था शायद उनके टेन्योर का, उनके कार्यकाल का शायद आखिरी साल था, तब ये दिया गया था। बंगाल में जितने भी फेमन आए थे, 1799 वाला जो अकाल पड़ा था, उसके बाद एक और अकाल पड़ा था। उन अकालों ने ब्रिटिश सरकार की वो पोल खोल के रख दी थी कि कितने इन्होंने पहले अकाल के बाद इन्होंने कितनी समझ करी है, ठीक है। अकाल जब भी पड़ता था लोग अपने बच्चों को घर के बाहर रख दिया करते थे बेचने के लिए, ठीक है। बेसिकली ये काफ़ी चलित प्रक्रिया हो गई थी हर एक अकाल के दौरान, ठीक है। खाने पीने को लेकर भी ये सब होता था। तो ये सब हुआ किसकी वजह से था? वो सब जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जब ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, ठीक है, ऐसी कैश क्रॉप्स जब इंट्रोड्यूस की गई, उसकी वजह से फूड की जो कमी हुई है, उसकी वजह से बंगाल को बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। और बंगाल की इसी चिंता को लेकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये रिमार्क दिया था कि कपास बुनकरों की हड्डियाँ भारत के मैदानी इलाकों में विरंजन कर रही हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज का एमसीक्यू सेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे एमसीक्यू सेशन आते रहेंगे। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा समय रह नहीं गया है। मिलते हैं अगले एमसीक्यू सेशन में। थैंक यू सो मच।